हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं रोकड़ प्रवाह पत्रक यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। और ये आपका इस लास्ट चैप्टर है पार्ट 2 का। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी के सारे वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे। पार्ट 2 के मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में देख के सारी चीजें कवर कर लेना। और मैंने इस तरह से चीजें समझाने की कोशिश की है कि आपके MCQs कवर हो जाए, आपके 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी कवर हो जाए, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। मेहनत कर मतलब पढ़ना तो देखो पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं कि बिना पढ़े सब कुछ आ जाएगा, हाँ, लेकिन परेशान ना होना पड़े, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रोकड़ प्रवाह पत्रक। और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये पहले कर देना भूलना मत, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग सपोर्ट बनाने के लिए, कि ताकि भाई मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे और जो चीजें हैं वो अच्छे से सब चलती रहे, मुझे भी बहुत अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगेगा, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो तुम्हें नहीं पढ़ना है वो है परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव होता रोकड़ प्रवाह, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हें नहीं पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें एक ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, आर्थिक प्रवृत्तियों में से उद्भव होता रोकड़ प्रवाह। यानी कि देखा जाए तो हमारे इस चैप्टर हमें 3 ही टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक होता था परिचालन, एक होता था विनियोग और एक होता था आर्थिक, जिसमें से 2 टॉपिक तो कैंसिल ही कर दिया गया है। यानी कि हमें सिर्फ इस बार पढ़ना है विनियोग प्रवृत्ति के बारे में ही पढ़ना है, हाँ। लेकिन मैं आपको बेसिक्स के तौर पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपको पता रहे, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तो बहुत तकलीफ होगी आगे। तो मैं चाहता हूं कि आप बेसिक्स जान लो, बाकी मैं सवाल जो है सम्स हैं वो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं परिचालन के आर्थिक के सम नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल्स नहीं करवाऊंगा, लेकिन बेसिक्स आपको मैं पूरा समझा दूंगा जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से देखना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से नहीं करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल्स की, ठीक है। सबसे पहले मैं किसकी बात कर लेता हूँ, एग्जाम्पल की, यानी कि उदाहरण। तो कौन कौन से उदाहरण हम लोगों को नहीं करना है। तो उदाहरण में जो हम लोगों को नहीं करना है वो है 5 से लेके 10 तक, ठीक है। 5 से लेके 10 तक हम लोग को उदाहरण नहीं करना है, क्लियर है इतना। और उसके बाद 15 नंबर और 16 नंबर, ये उदाहरण हमें नहीं करना है। यानी उदाहरण में देखा जाए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद 15, 16, एक उदाहरण इसमें और ऐड कर दो 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 15, 16, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उदाहरण में एक और ऐड कर दो 14, 15 और 16, ये तीनों ही नहीं करने हैं, ठीक है। तो 5 से 10 और 14 से 16 तक ये उदाहरण हो गया। और बात करते हैं स्वाध्याय में या एक्सरसाइज में हमें क्या क्या नहीं करना है। तो एक्सरसाइज में आपको जो नहीं करना है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, टोटल 5 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। यानी देखा जाए तो इनके बीच में 2 ही क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, एक है 18 नंबर और एक है 19 नंबर, और ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। यानी आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज बेसिक, कल क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश, 2 ही दिन में चैप्टर फिनिश करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक इस चैप्टर के बारे में क्या है। तो यहाँ पे जो किताबों में लिखा गया है वो चीजें मैं ना बता के मैं तुम्हें एक छोटे से चार्ट के तौर पे बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए सारी चीजों को ध्यान से समझना और हो सके तो नोट कर लेना, ठीक है। क्लियर है इतना। देखो, हम रोकड़ प्रवाह पत्र को पढ़ने जाए उससे पहले थोड़ा उसके पहले की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपनी को वित्तीय हिसाब बनाना पड़ता है, ये पेन दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा, ठीक है। हमने पढ़ा है कि कंपनी जो होती है उनको क्या बनाना पड़ता है, वित्तीय हिसाब बनाना होता है, ताकि वो लोगों को जवाब दे सके। और हमने ये भी पढ़ा कि वित्तीय हिसाब में बेसिकली हमें 2 तरह के अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक होता है हमारा लाभ हानि पत्रक, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, लाभ हानि पत्रक होता है। और एक होता है हमारा आर्थिक चिट्ठा। एक क्या होता है हमारा आर्थिक चिट्ठा, जिसको हम एक और नाम से पहचानते हैं पक्की तलपट, ठीक है। एक और नाम से पहचानते हैं जिसका क्या नाम है, पक्की तलपट। बात समझ में आया, क्लियर इतना। तो हमें यह समझना है कि जो हमारे वित्तीय हिसाब होते हैं उसमें जो भी जानकारियां होती हैं हम उनको 2 तरह से प्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा लाभानी पत्रक के तौर पर और एक होता है हमारा आर्थिक चिट्ठा यानी पक्की तलपट के तौर पर। क्लियर इतना। अब इसमें देखो होता क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये जो भी सारी चीजें हैं ये हमें व्यापारी स्तर पर तैयार किए जाते हैं। कैसे तैयार किए जाते हैं, व्यापारी स्तर पर, यानी दुनिया की नजर के, भाई दुनिया को कैसा चाहिए, क्या समझना है, उस स्तर पर तैयार किया जाता है। कि उन लोग को भाई बताना होता है, इसके लिए उस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन अब इसमें देखो समझना क्या है कि व्यापारी स्तर पर तो तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें समझना क्या है, इसमें ये
मेन पॉइंट है कि जब हम इसको तैयार करते हैं, किसको, हम जब लाभानी खाता या आर्थिक चिट्ठा हम तैयार करते हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रोकड़ में है, ठीक है, रोकड़ में है या बिन रोकड़ है, हमें उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हम सारे व्यवहारों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, रोकड़ में हो या बिन रोकड़ में हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, सभी व्यवहारों को लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हम क्या करते हैं, इसमें सभी व्यवहारों को लिखते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम यही है कि जब हमें सभी व्यवहारों को लिखा जाता है तो उसमें तकलीफ ये होती है कि रोकड़ और बिन रोकड़ दोनों इंक्लूड कर दिया, तो हमें पता नहीं चल पाता कि रोकड़ कितना है और बिन रोकड़ कितना है। और इसी चीज को हम, इसकी कमी को दूर करने के लिए हमने एक और बनाया पत्रक, और जिसका नाम रखा गया रोकड़ प्रवाह पत्रक। क्या नाम रखा गया, रोकड़ प्रवाह पत्रक। अब ध्यान से समझना, अब यहां से जन्म हुआ रोकड़ प्रवाह पत्रक। अब इसमें देखो रोकड़ प्रवाह पत्रक क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो रोकड़ होता है ना, ये व्यवसाय का सबसे प्रवाही संपत्ति माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रवाही संपत्ति माना जाता है। बहुत तेजी से इधर उधर खिसक लेता है, कहते हैं ना कि कभी इधर कभी उधर कभी कहां कभी कहां। ओके, तो अब इसमें देखो समझना क्या है कि हमें ये जानना होता है कि ये जो रोकड़ है, ये जो हमारा प्रवाही संपत्ति है, कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, हमें वो चीजें समझना होता है। क्या समझना होता है कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो अब ये समझना है अगर, तो हमें उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें उसके लिए जन्म देना पड़ेगा एक पत्रक को जिसका नाम रखा जाता है रोकड़ प्रवाह पत्रक। बात समझ में आया, कुछ कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई। कहानी क्या है कि यही है कि भाई हम अलग अलग चीजें बनाते हैं लेकिन उसमें रोकड़ का हमें नहीं समझ में आता, तो हमने रोकड़ को समझने के लिए एक पत्रक बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, रोकड़ प्रवाह पत्रक। क्लियर है इतना। अब रोकड़ प्रवाह पत्रक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोकड़ प्रवाह पत्रक। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं क्या करता हूं, तुम्हें प्रवाह का मतलब समझाता हूं। देखो, अगर हम बात करते हैं प्रवाह का, तो प्रवाह का मतलब क्या होता है, आवक या जावक। क्या होता है प्रवाह का मतलब, आवक या जावक। अब बात करते हैं रोकड़ का, कि रोकड़ का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम बात करेंगे रोकड़ का, तो किसकी नजर से, रोकड़ प्रवाह पत्रक की नजर से, तो रोकड़ का मतलब होता है रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। क्या होता है, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, इन चीजों का समावेश होता है। अब देखो, रोकड़ का तो मतलब हमें पता है कि कैश की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन रोकड़ समकक्ष क्या होता है। तो रोकड़ समकक्ष को समझने के लिए यहाँ पे मैं चीजें कुछ लिखता हूं, ध्यान से समझना। इसमें हम सबसे पहले समाविष्ट करते हैं अल्पकाल की, ठीक है, अल्पकाल की ऊंची प्रवाहिता वाली, ठीक है, ऊंची प्रवाहिता। एक मिनट, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, सिलेक्ट नहीं हुआ, हाँ हो गया। ऊंची प्रवाहिता वाली विनियोग या वाला विनियोग, ठीक है, तुम्हें वाला या वाली जो लिखना हो तुम लिख सकते हो। बस ये याद रखना है कि विनियोग कैसा होना चाहिए, ऊंची प्रवाहिता का होना चाहिए, मतलब बहुत ही जल्दी हम खरीद या बेच सके। ठीक है, जिनका मतलब ऐसा होता है कि जिनको हम आसानी से खरीदा बेच सकते हैं। और दूसरा चीज इसमें याद क्या रखना है, ऊंची प्रवाहिता तो है, और साथ ही साथ कि जिनका मूल्य, ठीक है, प्रवाहिता है, तो प्रवाहिता का मतलब क्या है कि जिनका मूल्य हम क्या करें, आसानी से, सॉरी आसानी नहीं, आसानी से, ठीक है, या जिनका मूल्य में सही से लिखना, ठीक है, जिनका मूल्य हम क्या करें, सही सही अनुमानित निकाल सकें, सही सही अनुमानित कीमत में रूपांतरण कर सके, रूपांतरण कर सके। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा कि रोकड़ प्रवाह पत्रक में प्रवाह का मतलब क्या होता है, आवक और जावक। ठीक है, जब भी हम आवक जावक की बात करेंगे हम मतलब हम प्रवाह की बात करें। फिर मैं बात करता हूँ रोकड़ की, तो रोकड़ का मतलब क्या होता है कि अल्पकाल की ऊंची प्रवाहिता वाली, ठीक है, विनियोग है। और मतलब क्या है कि जिनका हम सही सही कीमत निकाल सके, सही सही उसको बेच सके, ठीक है, और साथ ही साथ जिनमें, जिनके कीमत में, याद रखना कि साथ ही साथ जिनके कीमत में, याद क्या रखना है, जिनके कीमत में परिवर्तन होने का जोखिम जो है ना के बराबर होता है। ठीक है, होने का जोखिम, होने का जोखिम
ना हो, सिंपल, बात खत्म। क्लियर है इतना? तो जब भी तुम्हें ये पूछा जाएगा कि रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में किन किन चीजों का समावेश होता है, तो याद रखना ये 3 चीजें याद रखनी है कि भाई अल्पकाल की ऊंची प्रभाविता वाली विनियोग है, दूसरा क्या, जिनका मूल्य सही से अनुमानित कीमत में रूपांतरण कर सकते हैं, और तीसरा क्या, जिनकी कीमत में परिवर्तन होने का जोखिम ना हो। ऐसा ना हो कि आज कुछ और है कल कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अब बात करेंगे सर इसमें समावेश किसका होता है, तो याद रखना कि जब भी हम इनकी बात करेंगे, बेसिकली हम बात करते हैं सरकारी प्रतिभूतियों की। किसकी बात करेंगे? सरकारी प्रतिभूतियों की। यानी अगर तुमने सरकार की प्रतिभूति में विनियोग किया है, तो उन चीजों को हम रोकड़ रोकड़ समकक्ष में समाविष्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम बात समझते हैं। देखो, रोकड़ का मतलब हो गया, प्रवाह का मतलब हो गया। अब हम बात करते हैं पूरे की। पूरे की यानी रोकड़ प्रवाह पत्रक का मतलब क्या होता है, तो उसका मैं तुम्हें पहले परिभाषा यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि वर्ष दौरान रोकड़ का आवक जावक, देखो क्या बोला है मैंने कि वर्ष दौरान रोकड़ का आवक या जावक कितना हुआ, ठीक है, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पत्रक को बनाते वो हो गया हमारा रोकड़ प्रवाह पत्रक। लेकिन इसके आगे एक और चीज ऐड किया कि भाई इनके परिणाम स्वरूप, ध्यान से समझना कि भाई वर्ष दौरान रोकड़ का आवक या जावक कितना हुआ, साथ ही साथ कि इसके परिणाम स्वरूप जो ये आवक या जावक हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में कितना रोकड़ अथवा रोकड़ समकक्ष का शेष हमारे पास बचा है। अगर ऐसा दर्शाता पत्रक हम बना रहे हैं, ठीक है, या ऐसा दर्शाता पत्रक जो भी होता है, उस पत्रक को हम क्या बोलते हैं? रोकड़ प्रवाह पत्रक बोलते हैं। तो तुम्हें ये याद रखना है कि रोकड़ प्रवाह पत्रक अर्थात ऐसा पत्रक, ठीक है, जो वर्ष दौरान रोकड़ का आवक या जावक कितना हुआ है यह दर्शाता है, साथ ही साथ उसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत में कितना रोकड़ अथवा रोकड़ समकक्ष का शेष है वह भी दर्शाता है। क्लियर हुआ? तो ये तुम्हें परिभाषा में पूछा जाएगा, इसलिए इसको तुम याद रखना कि रोकड़ प्रवाह पत्रक अर्थात क्या, और इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। और ये चीज को अच्छे से याद रखना कि वर्ष दौरान रोकड़ का आवक जावक कितना हुआ तथा उसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अंत में रोकड़ अथवा रोकड़ समकक्ष का शेष कितना है, ऐसा दर्शाता पत्रक अर्थात रोकड़ प्रवाह पत्रक। बात समझ में आया? क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी जो मेन चीजें हैं, जो हमें मेन समझना है। अब देखो उसकी बात करते हैं। तो मेन में ये है कि हमारे जो व्यवसाय में प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है, क्या कि हमारे जो व्यवसाय में जो भी प्रवृत्तियां होती हैं, व्यवसाय की प्रवृत्तियां, यानी ये जो रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाया जाता है, तो रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाने के लिए जो व्यवसाय की प्रवृत्तियां होती हैं उनको कुछ भागों में बांट दिया जाता है। तो वो भाग कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। हम डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, हमारे व्यवसाय में जो भी कामकाज होता है उन कामकाज को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है परिचालन। क्या होता है? एक परिचालन, या जिसको संचालन भी कहा जाता है, ठीक है, परिचालन या संचालन प्रवृत्ति। एक मिनट, हाँ, ये प्रवृत्ति। फिर एक होता है हमारा विनियोग प्रवृत्ति। एक क्या होता है हमारा? विनियोग प्रवृत्ति। और एक हमारा होता है वित्तीय प्रवृत्ति। मतलब क्या है कि व्यवसाय में जो भी कामकाज होते हैं उन कामकाज को हम कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? परिचालन या संचालन प्रवृत्ति, एक है विनियोग प्रवृत्ति, और एक है हमारा वित्तीय प्रवृत्ति। देखो हमें पढ़ना तो बेसिकली यही है, क्योंकि जो हमारी इस साल एग्जाम होने वाली उसमें यही आने वाला है। लेकिन अगर तुम्हें तीनों का मतलब पता रहेगा तो तुम एग्जाम में गलत नहीं करोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आएगा तुम्हें डायरेक्टली विनियोग का नहीं दिया होगा। बात समझ में आया? तुम्हें मिक्स दिया होगा, तो तुम्हें समझना जरूरी है कि तीनों प्रवृत्तियों में क्या क्या आता है। और इसीलिए मैं ये चार्ट तुम्हें बना रहा हूं, और इस चार्ट को तुम अपने नोटबुक में बना लोगे। अगर बना लोगे तो अच्छा है, नहीं बनाओगे तो भाई तुम्हारा नुकसान होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो, इसलिए तुम बनाओगे ही बनाओगे। बात समझ में आया? क्लियर है? तो अभी थोड़ा हम समझते हैं तीनों प्रवृत्तियों में क्या क्या समावेश होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं परिचालन प्रवृत्ति की। मैं किसकी बात करता हूं? परिचालन प्रवृत्ति की। तो अब परिचालन प्रवृत्ति में क्या आता है, ये क्या कैसे याद रखोगे? तो बस इतना याद रखो कि व्यवसाय की कोई भी प्रवृत्ति, ठीक है, व्यवसाय की कोई भी प्रवृत्ति जिससे आय का सर्जन होता है, ठीक है, कोई भी प्रवृत्ति, मतलब क्या है कि यहाँ पे याद रखना भाई मुख्य प्रवृत्ति। हाँ, कौन सी प्रवृत्ति? मुख्य प्रवृत्ति, यानी जो व्यवसाय का मेन काम है। मेन काम, जैसे कि मान लो मैं अगर कपड़े का व्यवसाय करता हूँ, मेरा कपड़े का मेन काम है। बात समझ में आया? तो आय का सर्जन करता हुआ ऐसी कोई भी जो मुख्य प्रवृत्ति होती है। बात समझ में आया? लेकिन याद रखना है कि जो विनियोग वाली नहीं होनी चाहिए, गलती से भी विनियोग का ना हो। अभी ये विनियोग में क्या होता है वो तो मैंने बताया नहीं, तो वो भी मैं बता दूंगा। जो गलती से भी विनियोग या ये सॉरी तीसरा जो हमारा दूसरा है वित्तीय, ये दोनों गलती से भी नहीं होना चाहिए। विनियोग और वित्तीय का ना हो, ये याद रखना है।
हमें आय का सर्जन की तो बात किया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, मुख्य प्रवृत्ति, यानी व्यवसाय की जो मुख्य प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो विनियोग की और वित्तीय की ना हो, उन प्रवृत्तियों को हम क्या बोलते हैं, संचालन प्रवृत्ति बोलते हैं या परिचालन प्रवृत्ति बोलते हैं। और अगर मैं साधारण भाषा में तुम्हें समझाना चाहूं तो साधारण भाषा में क्या समझोगे कि व्यवसाय की ऐसी प्रवृत्ति जो किससे जुड़ी हो, खरीद और बिक्री से जुड़ी हो, वो सभी प्रवृत्ति, ठीक है, खरीद और बिक्री से जुड़ी हुई सभी प्रवृत्ति का समावेश जो होता है वो तुम्हें किस में हो जाएगा, तुम्हारा परिचालन प्रवृत्ति में। जैसे कि माल आया, खरीदने के लिए तुमने खर्च किया, कस्टम ड्यूटी, ट्रेड ये कस्टम ड्यूटी दिया, रेलवे नूर दिया, जकात नाका का खर्च दिया, ठीक है, आवक माल गाड़ी भाड़ा, जावक माल गाड़ी भाड़ा, ठीक है, तुमने उसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया बिक्री करने के लिए, तो ये सारी चीजें तुम्हारी क्या हो जाएंगी, तुम्हारी आ जाएंगी परिचालन या संचालन प्रवृत्ति। तो यहाँ पे मैंने एक ही बात में खत्म कर दिया है कि खरीद और बिक्री साथ ही साथ, ठीक है, प्लस प्लस क्या, इनसे जुड़े हुए सभी खर्चे, किससे जुड़े हुए, खरीदी और बिक्री से जुड़े हुए सभी खर्चे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनसे जुड़े सभी खर्च। क्लियर है। अब सभी खर्च में क्या क्या आएगा वो तुम्हें पता बता दिया मैंने कि जो हमारा व्यापार खाता और लाभानी खाता हम बनाते हैं ना, वो उसमें जो भी खर्च लिखते हैं जो हमें ऐसा हो कि व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं, बिक्री हमारा जो मेन काम है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा चीज और याद क्या रखना है कि देखो जब हम माल खरीदते और बेचते हैं तो माल खरीदने और बेचने की वजह से व्यवसाय में उत्पत्ति होती है किसकी, लेनदार और देनदार की। किसकी उत्पत्ति होती है, लेनदार और देनदार की। अगर तुमने खरीदा तो लेनदार आएगा और बेचा तो देनदार आएगा, यानी अगर इनकी उत्पत्ति हो रही थी इनका भी समावेश किसमें हो जाएगा, परिचालन प्रवृत्ति में हो जाएगा। तो अब इसके लिए मैं एक चीज और लिख देता हूं कि व्यवसाय की जो चालू संपत्ति होती है, क्योंकि ये जो लेनदार और देनदार है ये किसमें आते हैं, चालू संपत्ति और चालू दायित्व में आते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है कि व्यवसाय की चालू संपत्ति और चालू दायित्व ये भी किसमें आते हैं, हमारे परिचालन प्रवृत्ति में आते हैं। बात क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। देखो मैं वापस बताता हूं कि परिचालन प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रवृत्तियां जिनसे आय का मुख्य सर्जन का स्रोत होता है, यानी जो हमारी मेन प्रवृत्ति होती है और जो बेसिकली विनियोग की ना हो और वित्तीय की ना हो, जैसे कि खरीदी बिक्री और इनसे जुड़े हुए सभी खर्चे। अब सभी खर्चों में एक चीज और याद रखना है कि भाई खरीदी बिक्री से जुड़े हुए, मैंने एक चीज बोला कि खरीदी बिक्री से जुड़े हुए सभी व्यवहार, तो जिसमें हमारा लेनदार और देनदार का भी समावेश हो जाता है, क्योंकि हम लेनदार और देनदार भी इन्हीं से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर लेनदार और देनदार जुड़े हुए हैं इसका मतलब क्या हो गया कि संपत्ति और दायित्व भी जुड़ा हुआ होगा इन्हीं से, तो उसका भी समावेश इसी प्रवृत्ति में हो जाएगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम विनियोग प्रवृत्ति की। अब ये विनियोग प्रवृत्ति में क्या होता है, तो विनियोग प्रवृत्ति का कैसे याद रखोगे कि व्यवसाय, ठीक है, तो व्यवसाय की जो दीर्घकालीन की संपत्तियां होती हैं, क्या होती हैं, दीर्घकाल की संपत्तियां। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज और समझाऊंगा, पहले ये फोकस करो। तो व्यवसाय की जो दीर्घकालीन की संपत्तियां होती हैं, ठीक है, संपत्तियां या अन्य विनियोग, जो भी ये सारी चीजें आती हैं, इनका समावेश किसमें होता है, हमारे विनियोग प्रवृत्ति में। तो दीर्घकाल की संपत्तियों में हम किसकी बात कर रहे हैं, जमीन, मकान, फर्नीचर, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब तुम्हारा किस में आ जाएगा, तुम्हारा विनियोग में आ जाएगा। प्लस अब एक चीज और याद रखना है कि संपत्तियां साथ ही साथ इन संपत्तियों से जुड़े आय, ठीक है, इन संपत्तियों से जुड़े आय। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि संपत्ति से जुड़े आय। अब आय का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो कोई संपत्ति है तुमने भाड़े से दिया है तो उसका भाड़ा मिलेगा, जैसे जमीन है अगर भाड़े से दिया तो उसका भाड़ा मिलेगा, अगर किसी कंपनी में विनियोग किया है तो उस पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अगर इन्हीं संपत्तियों से जुड़ी हुई अगर आय होती है जैसे भाड़ा और ब्याज, तो वो भी तुम्हारा किस में आ जाएगा, विनियोग प्रवृत्ति में आ जाएगा। तो मैं फिर से बोलता हूं कि विनियोग प्रवृत्ति में किसका समावेश होता है, तो विनियोग प्रवृत्ति में हमारी दीर्घकाल की संपत्तियों का समावेश होता है और अन्य विनियोगों का समावेश होता है जो इसी का पार्ट होता है। और अगर इनकी वजह से कोई हमें आय मिलती है जैसे भाड़ा और ब्याज, तो भी इनका समावेश विनियोग प्रवृत्ति में हो जाएगा। हाँ, अगर हमारा नॉर्मल काम है, जैसे हमारा दुकान है, उसका भाड़ा है, जैसे कि हम उसका कुछ काम कर रहे हैं, हम उसका भाड़ा चुका रहे हैं, तो वो बात अलग है, तो वो हमारा परिचालन का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने दुकान किसी और को भाड़े दे दी हो और वहां से पैसे कमा रहे हो, तो वो तुम्हारा बेचने का काम नहीं, कपड़े, जैसे मैंने कहा ना मेरी कपड़े बेचने की दुकान है, तो मेरा वो काम थोड़ी है, मैं दुकान भाड़े पे थोड़ी देता हूँ। क्लियर है, तो ऐसे समझना है। अब बात करते हैं विनियोग प्रवृत्ति की, सॉरी वित्तीय प्रवृत्ति की। तो अब वित्तीय प्रवृत्ति में क्या है, कि किसका समावेश होता है, तो वित्तीय प्रवृत्ति में याद रखना है कि व्यवसाय में जो मालिकी पूंजी होती है, ये माली लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यवसाय की जो मालिकी पूंजी होती है, मालिकी पूंजी का मतलब जैसे शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये प्लस जो उधार पूंजी होती है। अब ये उधार पूंजी का मतलब जैसे डिबेंचर, बॉन्ड, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अगर ऐसा कुछ भी करके तुम वित्त का सर्जन कर रहे हो, वित्त का सर्जन का मतलब कैसा है कि व्यवसाय में पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है
या जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आ रहा है या जा रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है या जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आ रहा है जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या होना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से व्यवसाय में कोई माल आए या कोई संपत्ति आए, नहीं। अगर माल या संपत्ति आ रहा है तो भाई वो तुम्हारा एक तो परिचालन हो जाएगा या तो विनियोग हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पैसे की बात हो रही है, जैसे मैंने किसी से लोन लिया, मित्र से लोन ले लिया, अगर मैंने मित्र से लोन ले लिया तो वित्तीय प्रवृत्ति हो गया, बैंक से लोन ले लिया तो वित्तीय प्रवृत्ति हो गया। लेकिन अगर उसी पैसे का मैंने क्या किया, सामान खरीद लिया तो पैसे चुकाए मैंने, या मैंने सामान बेचा तो पैसे मिले, पैसा तो उसमें भी आ रहा है, लेकिन पैसे मिले किस लिए मिले, मैंने क्योंकि सामान बेचा, ठीक है। और अगर मैंने सामान खरीदा, मान लो 2 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है, और गाड़ी खरीदने के बाद मैंने पैसा दिया तो पैसा जा रहा है, तो ऐसा नहीं बोलोगे सर वो तो आपने बोला था पैसा आए जाए तो वित्तीय हो जाए, नहीं, लेकिन उसका मेन काम है पैसे से ही जुड़ा होना चाहिए। अब इस पैसे की वजह से संपत्ति आ रही है ना, तो वो विनियोग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तुम्हें चार्ट याद रखना है। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसको अच्छे से तुम इसको लिख लोगे, ठीक है, कि व्यवसाय की कोई भी प्रवृत्ति 3 भागों में बांटी जाती है। कौन कौन से? परिचालन, विनियोग और वित्तीय। तो वित्तीय वाला, ये जो परिचालन वाला थोड़ा बड़ा है। अब इसमें एक चीज और याद रख लो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बोनस लिख देता हूँ, ये यहीं पे कहाँ का, हाँ यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। बोनस में याद क्या रखना है, बोनस का मतलब क्या है, जो भाई जरूरी चीजें हैं। जरूरी ये है कि व्यवसाय में जो संपत्तियां होती हैं उनकी जो घिसाई होती है या उनका जो अपलिखित हम करते हैं, हमने पढ़ा है कि व्यवसाय की घिसाइयां, अरे संपत्ति की घिसाइयां भी होती हैं, साथ में साथ हम कुछ संपत्तियों को अपलिखित भी करते हैं, तो वो भी हमारा कौन सा प्रवृत्ति में माना जाएगा? परिचालन, क्योंकि हमने व्यवसाय में कामकाज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो यूज करने की वजह से ऐसा हुआ है, इसीलिए वो कहाँ जाएगा? परिचालन प्रवृत्ति में चला जाएगा। बात समझ में आया? इतना क्लियर है? तो ये तुम्हें याद रखना है भाई, ठीक है, टोटल इतना चीजें याद रखना है, तो इसको अच्छे से देख के इसका तुम अच्छे से चार्ट बना लोगे। ओके, अब देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखो, जैसे हम लोगों ने खाता बनाया था, कौन सा खाता बनाया था? लाभ हानि वाला, ठीक है, मैं तुम्हें उसके हिसाब से बताऊंगा जो हमने साझेदारी में पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक व्यापार खाता भी बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं छोटा सा आर्थिक चिट्ठा, क्या रहेगा, उससे थोड़े तुम्हें समझने में आसानी होगी, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो देखो, लाभानी खाते में हम जितने भी खर्च लिखते हैं, ठीक है, वो सारी हमारी कौन सी मानी जाएंगी? परिचालन, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो नुकसान होती हैं, नुकसान का मतलब जैसे कि हमारा संपत्ति बेचने से हुआ नुकसान, याद रखना, किससे? संपत्ति से हुआ नुकसान। अब बस इतना याद रखना जो मैंने कहा है, क्या संपत्ति बेचना हमारा रोज का काम है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा वो रोज का जब काम नहीं है तो उससे जो नुकसान हो रहा है वो भी हमारा रोज का नहीं है, तो जब वो हमारा रोज का नहीं है तो वो परिचालन नहीं है, तो परिचालन नहीं है तो उसको क्या माना जाएगा? गैर परिचालन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गैर परिचालन माना जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। और अगर व्यवसाय में कोई आय हो रहा है तो आय में हमें ये देखना है कि क्या वो व्यवसाय की प्रवृत्ति की है या नहीं, ठीक है। अगर व्यवसाय की प्रवृत्ति की वजह से हो रही है, जैसे कि हमें बट्टा मिला, ठीक है, जैसे कि बट्टा मिला, तो हमें खरीदने बेचने से ही ये सब होता है। लेकिन अगर संपत्ति बेचने से लाभ हुआ, ठीक है, संपत्ति से लाभ हुआ, तो क्या वो व्यवसाय की प्रवृत्ति है? नहीं है। तो अगर संपत्ति से लाभ हुआ तो वो कौन सी प्रवृत्ति माना जाएगा तुम्हारा? गैर परिचालन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं गैर परिचालन, ठीक है। और जो बट्टा मिला ये हमारा कौन सा हो जाएगा? परिचालन हो जाएगा। चलो, इतना तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं व्यापार की, तो अभी ये थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा तो इसको मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है, इधर थोड़ा सा मैं बात करता हूं किसकी? व्यापार की। व्यापार खाता, अगर मैं व्यापार खाते की बात करता हूं तो देखो, व्यापार खाते में क्या क्या आता है? हमारा प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी, ठीक है, इधर आता है बिक्री, और इधर खरीदी के कुछ खर्च आते हैं, और लास्ट में आता है हमारा अंतिम स्टॉक। तो ये सभी, यानी व्यापार खाते में जितनी चीजें हम लिखते थे, ये सभी के सभी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? परिचालन प्रवृत्ति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परिचालन प्रवृत्ति। देखो, हमारा जो कंपनी नियम है, कंपनी नियम के अनुसार ये सारी चीजें जो हैं वो हम किस में लिखते हैं? लाभानी पत्रक में ही लिखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम किस में लिखते हैं? लाभानी पत्रक में ही लिखते हैं। इसलिए हमें दोनों को एक ही मान के चलना है, ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग करके दिखाया। बात क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्थिक चिट्ठे की। तीसरा जो हमारा है वो क्या है? आर्थिक चिट्ठा। तो आर्थिक चिट्ठा वाला जो मैंने फॉर्मेट बताया था, उम्मीद करता हूं कि वो फॉर्मेट याद होगा, और अगर याद ना हो तो उस फॉर्मेट को जरूर देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा आसानी से, तो प्लेलिस्ट उसका देख के सीख लेना।
तो अब मैं बात करता हूँ आर्थिक चिट्ठा की। तो आर्थिक चिट्ठा मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था यहाँ पे शेयर धारकों के भंडोल आता है, ठीक है, क्या आता है, शेयर धारकों के भंडोल। फिर मैंने बताया था दीर्घकालीन दायित्व, क्या बताया था मैंने, दीर्घकालीन दायित्व, जिसमें बेसिकली हमें याद रखना है मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं लोन की बात कर रहा हूं। हाँ, जितने भी प्रकार के हम व्यवसाय में लोन लेते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो ये तुम्हें याद रखना है। और साथ ही साथ फिर एक यहाँ पे आता है चालू दायित्व, क्या आता है, चालू दायित्व, जिसका दूसरा नाम जो है वो है अल्पकालीन दायित्व। क्या नाम है दूसरा, अल्पकालीन दायित्व। फिर अगर मैं संपत्ति की बात करता हूं तो संपत्ति यहाँ पे आता है दीर्घकालीन संपत्ति, क्या आता है, दीर्घकालीन संपत्ति। और एक दूसरा होता है इसके अंदर, वो होता है अल्पकालीन संपत्ति, अल्पकालीन संपत्ति। अब इसमें कैसे याद रखोगे कौन सा किसके अंदर आएगा, तो ये जो पहले दो आते हैं हमारे, पहले दो मतलब शेयर धारकों के जो भंडोल, यानी कि जो शेयर से हम पैसे लाने की बात करते हैं कि व्यवसाय में पैसा आए, वो सारी चीजें जो है वो तुम्हारी कौन सी प्रवृत्ति मानी जाएंगी, तुम्हारी वित्तीय प्रवृत्ति के अंदर समावेश होंगी, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो दीर्घकालीन की संपत्तियां होती हैं, जैसे मैंने कहा जमीन, मकान, फर्नीचर, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, ये सारी चीजें जो तुम्हारी आती हैं ये कौन सी प्रवृत्ति की मानी जाएंगी, विनियोग प्रवृत्ति की मानी जाएंगी। क्लियर है इतना। उसके बाद अब ये जो अल्पकालीन दायित्व है और ये अल्पकालीन संपत्ति है, ठीक है, ये जो दो चीजें हैं ये दोनों की दोनों तुम्हारी किसकी प्रवृत्ति मानी जाएंगी, परिचालन प्रवृत्ति, किसकी मानी जाएंगी, परिचालन। और क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं, ये खरीदी बिक्री से जुड़े होते हैं, बात समझ में आया, किससे जुड़े होते हैं, खरीदी प्लस बिक्री से ही जुड़े होते हैं, इसी वजह से उसमें आता है। ओके, समझ में आया। तो हालांकि मैंने यहाँ पे तुम्हें वो चीजें मैंने लिखवा भी दी थी, भाई खरीदी बिक्री प्लस इनसे जुड़े सभी खर्चे, लेकिन ये मैंने इसलिए तुम्हें चार्ट बनाया ताकि तुम्हें और आसानी से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें किसमें आती हैं। क्लियर है इतना। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इसका जो बेसिक है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसको तुम थोड़ा सा एक बार अच्छे से देखोगे और ये सारी चीजें नोट बना लोगे, ठीक है, तुम्हारे नोटबुक, इसलिए मैंने लिख के दिखाया। मैं चाहता तो ये किताब में जो थियोरी लिखा है ये मैं तुम्हें बता देता, पर ये नोट्स मैंने क्यों बनाए, ताकि तुम्हें समझ में आए और एक बार ही हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो। क्लियर है। और आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम इसके बाकी की चीजें देखेंगे और बाकी की चीजें समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें तुम्हें समझ में आई है। और इसके बाद अब तुम्हें थोड़ा सा हेल्प करना है, वो क्या है, तुम्हें करना है लाइक करना है वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं आपकी तरफ से मेरे लिए छोटा सा क्या होगा, सपोर्ट होगा। छोटा सा नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, लेकिन होता है। ओके, तो ये याद रखना है और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी चीजें हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक था, फिलहाल कवर हो गया है, बाकी चीजें हम अपने अगले क्लास में देखेंगे और बची खुची जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको वहां पे समझा दूंगा और भी जो सम्स है वो मैं वहां पे करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।